अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम अज़मत ख़ान है। तो इससे प्रीवियस जो लेक्चर्स थे उनमें हमने टाइप्स ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स में हमने पढ़ लिया था टाइप्स ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स, और फर्दर हमने टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स में हमने डायगोनल मैट्रिक्स पढ़ लिया और साइमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ लिया इससे प्रीवियस लेक्चर में। तो आज हम पढ़ेंगे स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स, साइमेट्रिक मैट्रिक्स की तरह ही स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स भी तकरीबन साइमेट्रिक मैट्रिक्स की तरह होता है, लेकिन हमने साइमेट्रिक मैट्रिक्स में अगर ए का किसी मैट्रिक्स को हम लेट करते हैं, उसका जब हम ट्रांसपोज ले लें, ट्रांसपोज के बाद भी अगेन वही मैट्रिक्स मिल जाए, इफ़ ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए या बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी, उस तरह के मैट्रिक्स को हम कहते थे साइमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आज जो है स्क्यू साइमेट्रिक है। तो स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स की अगर मैं मेथड्स के हवाले से अगर मैं बता दूं, तो अगर इफ़ ए ट्रांसपोज, अगर मैं एक मैट्रिक्स लेट करता हूं और उसका ट्रांसपोज लेता हूं, इफ़ ए ट्रांसपोज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए का जब हम नेगेटिव यानी ए मैट्रिक्स से जब हम नेगेटिव साइन कॉमन लेते हैं तो पॉजिटिव इंट्रीज नेगेटिव और नेगेटिव इंट्रीज पॉजिटिव बनती हैं, और जिसकी वजह से वो ए मैट्रिक्स के जैसा दिखता है। तो डेफिनेशन अब मैं आपको समझा रहा हूँ, मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लियर नहीं हो गई होगी, तो ज़रा फ़िलहाल शुरू में मैं थोड़े से पॉइंट्स लिखवा देता हूँ, फिर एग्जांपल दूंगा, इंशाल्लाह आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स या अ टाइप ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स, ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी skew symmetric matrix if कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम कह सकते हैं स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स अगर हम उस मैट्रिक्स को लेट करते हैं एक मैट्रिक्स है, इफ ए इज चलो इफ A is a square matrix, if A is a square matrix, और if A is a square matrix, A फिलहाल लेट नहीं करो, if a square matrix is said to be skew symmetric matrix if, अगर मैं मैट्रिक्स लेट करता हूँ A, तो इस मैट्रिक्स का अगर मैं ट्रांसपोज ले लूँ वो A के बराबर आए, इस तरह के मैट्रिक्स को हम साइमेट्रिक कहते थे। लेकिन स्क्यू साइमेट्रिक में अगर नेगेटिव ऑफ ए आ जाए, इस तरह के मैट्रिक्स को हम कहते हैं स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये तो हो गया इसका फॉर्म। अगर हमें किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने के बाद उसका नेगेटिव कॉमन लेके वो अगेन ए के बराबर आए, इस तरह के मैट्रिक्स को हम स्क्यू साइमेट्रिक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को वो कॉन्सेप्ट भी समझाया था, जिस तरह किसी भी स्क्यू साइमेट्रिक या साइमेट्रिक, फिलहाल शुरू में तो मैंने साइमेट्रिक मैट्रिक्स का वो इजी कॉन्सेप्ट बताया था जिसके ज़रिए से किसी भी ऑर्डर का मैट्रिक्स हम ड्रा कर सकते हैं। तो आज स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स की फ़िलहाल शुरू में मैं एग्जाम्पल दूंगा, फिर वो तरीका आप लोगों को सिखाऊंगा। एग्जाम्पल लेट करते हैं बी, हमारे पास एक मैट्रिक्स है, बी इज आ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2×2। तो एक मैट्रिक्स है 5 9। अब मैंने कहा कि डायगोनल एंट्रीज में आपकी मर्जी, आप जो भी रख सकते हो। इधर 8, तो इधर भी हम 8 रखते थे, लेकिन अब इस केस में मैं -8 रख रहा हूँ। और अब स्क्यू साइमेट्रिक और साइमेट्रिक में ये फ़र्क था, साइमेट्रिक के जो डायगोनल इंट्रीज थी उनमें आप लोग क्या ले सकते थे, कोई भी नंबर ले सकते थे, और अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगल में जब आप इधर 8 लेते हो तो इधर भी 8 ले सकते थे, या इधर 8 लेते हो तो उधर भी 8 लेना होता था, ताकि जब शफलिंग करने के दौरान कोई भी
चेंजिंग पैदा ना हो। लेकिन अब हम इधर पढ़ रहे हैं स्क्यू साइमेट्रिक, तो स्क्यू साइमेट्रिक में कॉन्सेप्ट याद रखना कि जो आप इधर ले रहे हो अपर ट्राइंगल में जो ले रहे हो नंबर, वो लोअर में भी लो, लेकिन अगर ये पॉजिटिव में लिया है तो ये नेगेटिव में लो, अगर ये नेगेटिव में है तो ये पॉजिटिव में ले लो। क्यों ले लो मैं आपको फर्दर बता दूंगा। और दूसरी बात ये है कि इधर जो डायगोनल इंट्रीज है, प्रिंसिपल डायगोनल जो इंट्रीज है, तो हम साइमेट्रिक मैट्रिक्स में हम कोई भी नंबर ले सकते थे, लेकिन स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स में आपने इधर लेना है 0। अब 0 मैंने क्यों लिया, अब मैं इसको जब मैं फर्दर सॉल्व करूंगा आप लोगों को क्लियर होगा कि मैंने 0 क्यों लिया। अब जरा देखो ये क्या है, ये B एक मैट्रिक्स है, ये B एक मैट्रिक्स है, ये B मैट्रिक्स है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें क्या है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स की तादाद क्या है, बराबर है, 2 रोज एंड 2 कॉलम्स, C1 C2 R1 R2, और ये 2x2 ऑर्डर का है, 2 रोज है और 2 कॉलम्स है। तो इसको मैं अगर सॉल्व करूं, फर्दर मैं सॉल्व करूं, इसका मैं ट्रांसपोज लेता हूं, B का ट्रांसपोज दैट इक्वल टू रो कॉलम बनेगा और कॉलम रो बन जाएगा। ये जो फर्स्ट रो है ये फर्स्ट कॉलम बनेगा, 0 8 इधर आ जाएगा, -8 और 0 इधर चला जाएगा, तो -8 और 0। अब इस केस में मैं क्या करता हूं, अब इसकी शक्ल और इसकी शक्ल को मैं मैच कर रहा हूं, इधर 0 है, सही है, इधर भी 0 है, इधर जिधर 8 है +8 है, इधर -8 है, और इधर जिधर -8 है इधर +8 है, और इधर 0 है, इधर 0 है, सही। चलो ये डायगोनल इंट्रीज अब सेम है, ये सेम क्यों है और मैंने 0 लिया, 0 क्यों लिया, क्योंकि मैथ की जबान में 0 एक ऐसी चीज को कहते हैं, एक अमनपसंद चीज जो ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, उसको हम 0 कहते हैं। यानी 0 से अगर आप नेगेटिव साइन भी कॉमन ले लो, पॉजिटिव साइन भी कॉमन ले लो, 0 ने 0 रहना है, उसने अपनी हालत को नहीं बदलना। जिस तरह आप लोगों ने इंटीजर्स में पढ़ा होगा, इंटीजर्स में आपने देखा होगा इन बिटवीन 0 आता है, उसकी राइट साइड की तरफ जब हम जाते हैं तो क्या आता है, पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, और लेफ्ट साइड की तरफ जब हम जाते हैं तो नेगेटिव इंटीजर्स, जिनको हम नेगेटिव इंटीजर्स, और राइट साइड में वालों को हम पॉजिटिव इंटीजर्स कहते थे। और इंटीजर्स में 0 आता है, लेकिन उसकी टाइप्स में क्या आता था, 0 नहीं आता था। इसी वजह से 0 को हमने डायगोनल इंट्रीज में इसलिए लिया ताकि जब हम फर्दर नेक्स्ट सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में जब हम नेगेटिव साइन को कॉमन ले रहे होंगे तो 0 से कोई साइन मतलब कॉमन नहीं आएगी, अगर कॉमन ले भी लो, 0 ने 0 ही रहना है। तो जरा देख लो, अब मैं B का ट्रांसपोज में क्या करता हूं, इसको इक्वेशन नंबर चलो 1 कर दिया। अब मैं क्या करता हूं, कॉमन ले लेता हूं नेगेटिव साइन को, तो B ट्रांसपोज जो है दैट इक्वल टू नेगेटिव इंटू, अब बताओ इधर 0 है तो 0 ही रहेगा, इधर -8 है तो क्या हो जाएगा, +8 हो जाएगा, इधर +8 है तो -8 हो जाएगा, और इधर 0 है तो 0 ही रहेगा। अब मुझे बता दो इक्वेशन 1 के मुताबिक, फ्रॉम इक्वेशन 1 आप लोग बता दो कि इक्वेशन 1 के मुताबिक इक्वेशन 1 क्या था, B क्या था, B जो था 0 8 -8 0। तो अब बताओ 0 8 -8 0 की जगह अगर मैं B पुट करूं कोई मसला होगा, नहीं होगा। तो मैं पुट करता हूं फ्रॉम इक्वेशन 1, मैंने हवाला दे दिया, B ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, ये तो नेगेटिव है, कॉमन ले लिया है, इसकी जगह मैं क्या पुट कर रहा हूं, B। तो ऐसा मैट्रिक्स, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज लेने के बाद उस मैट्रिक्स का नेगेटिव आ जाए, यानी उस मैट्रिक्स से हम नेगेटिव साइन को कॉमन ले लें, कॉमन लेने के बाद उस मैट्रिक्स की शक्ल B मैट्रिक्स की शक्ल से मिलती हो, उस तरह के मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, उस तरह के मैट्रिक्स को हम कहते हैं स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। और इसका मैंने आप लोगों को बताया, इजी कॉन्सेप्ट भी मैं बताऊंगा किस तरह हम ड्रा करते हैं स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। अब जरा देख लो, अगर पेपर में आ जाए प्रीवियस लेक्चर की तरह, साइमेट्रिक मैट्रिक्स की तरह, अगर पेपर में आप लोगों के पास कोई मैट्रिक्स अगर आप लोगों से पूछ लें कि 3x3 ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स ड्रा करके बताओ और उसका ट्रांसपोज भी निकालो, इफ लेट सपोज वो मैट्रिक्स B है तो इफ B ट्रांसपोज इक्वल टू -B प्रूफ करो। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना होगा, फर्स्ट स्टेप जो है आप लोगों को मैट्रिक्स ड्रा करना होगा 3x3 ऑर्डर का। तो आप लोग कंफ्यूज होते हो मैट्रिक्स हम ड्रा कैसे करें, तो जरा देख लो, मैं लेट करता हूं एक मैट्रिक्स है और ऑर्डर 3x3 है, तो मैं अब ड्रा करते हुए वही हवाला कल वाले लेक्चर के मुताबिक आप लोग कुछ पॉइंट्स उधर से आप लोगों को क्लियर हुए हैं तो आसानी हो जाएगी। सबसे पहले आपने
क्या करना है, डायगोनल इंट्रीज। अब स्क्यू साइमेट्रिक के केस में, स्क्यू साइमेट्रिक के केस में जो डायगोनल इंट्रीज हैं उनको क्या होना लाजमी है, उनको 0 0 और 0 रहना लाजमी है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, मैंने आप लोगों को अपर ट्राइंगल और लोअर ट्राइंगल के हवाले से मैंने बताया था आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में, मैंने साइमेट्रिक मैट्रिक्स को ड्रा करने का इजी वे मैंने बताया था, उधर मैंने अपर ट्राइंगल और लोअर ट्राइंगल के हवाले से बताया था। अब इधर, अब इस 0 के सामने जो मैं नंबर रखूंगा, मैं कोई भी रख सकता हूं, लेट सपोज मैंने 4 रखा। अब जब मैं इधर 4 रखता हूं, याद रखो इधर मैं रखूंगा इसका अपोजिट। अब साइमेट्रिक में हम सेम रखते थे, इधर 4 रखते तो इधर भी 4 रखना चाहिए था। अगर इधर मैं 9 रखूं तो इधर भी मैं 9 रखता था, इधर मैं 5 रखूं तो इधर भी मैं 5 रखता था। लेकिन अगर मैं इधर 9 रखूं तो इधर भी 9 होना चाहिए था, इधर 4 है तो इधर भी 4 होना चाहिए था, इधर अगर 3 है तो इधर भी 3 होना लाजमी था। वो ये केस था साइमेट्रिक का। लेकिन स्क्यू साइमेट्रिक में क्या है, अगर इधर 4 है तो इधर नेगेटिव ऑफ 4 लेंगे, इधर 9 है तो इधर नेगेटिव ऑफ 9 लेंगे, इधर -3 लेते हैं तो इधर सिंपल 3 लेंगे। मैंने कोई एग्जांपल ले ली है। तो जब मैं इस मैट्रिक्स को इक्वेशन 1, चलो मैं कर देता हूं, ये तो बन गया तरीका। अब मुझे मालूम है जब मैं इसका ट्रांसपोज लूंगा और नेगेटिव साइन को कॉमन ले लूंगा तो ये अगेन वही मैट्रिक्स बनेगा। लेकिन अब आप लोगों को अगर कंफ्यूजन है तो मैं सॉल्व करता हूं तो आप लोगों की वो कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। तो अब देख लो, मैं ट्रांसपोज लेता हूं, ए ट्रांसपोज दैट इक्वल टू, ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाओ, 0 -4 -9। उसी तरह 4 0 3 को दरमियान में लिखो, 4 0 3, और 9 -3 और 0 को 9 -3 और 0 को फिर थर्ड कॉलम बनाओ। अब मुझे बताओ थोड़ा सा डिफरेंस है इन दोनों में, क्या डिफरेंस है, इधर 0 इधर 0 इधर 0, इधर भी 0 इधर भी 0 और इधर भी 0। लेकिन जिधर -4 है इधर +4 है, जिधर -9 इधर +9 है, जिधर 4 है इधर -4 है, जिधर 0 है 0 ही है, जिधर 3 है उधर -3 है, जिधर 9 इधर -9 होगा, जिधर -3 है उधर 3 होगा। तो मतलब आप लोग देखो तकरीबन एक दूसरे के उलट हैं, सिवाय जो डायगोनल इंट्रीज हम ले रहे हैं 0 0 0 ले रहे हैं। वो क्यों ले रहे हैं, ताकि हम जब साइन को कॉमन ले लें, कॉमन आउट ले लें, नेगेटिव साइन को 0 0 0 में कोई फर्क ना पड़े, इसी वजह से हम 0 0 0 लेते हैं। अगर इसके अलावा कोई और नंबर ले लें तो वो स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो अब देख लो, मैं फर्दर सॉल्व करता हूं कि अब बताओ इस ए ट्रांसपोज में से मैं नेगेटिव साइन कॉमन ले सकता हूं। नेगेटिव साइन को मैंने कॉमन ले लिया तो इधर 0 है, 0 ही रहेगा, 4 जो है -4 बन जाएगा, 9 जो है -9 बन जाएगा, उसी तरह -4 4 बन जाएगा, और 0 0 बन जाएगा, -3 3 बन जाएगा, और उसी तरह -9 9 बन जाएगा, 3 -3 बन जाएगा, 0 0 ही रहेगा। अब ये शक्ल और इस शक्ल को जरा देख लो, सेम एज इट इज, 0 -4 -9, 0 -4 -9, 4 0 3 4 0 3, 9 -3 0 9 -3 0। तो आप बता दो, मैं इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 1 के मुताबिक मैं इसकी जगह क्या पुट कर सकता हूं, इसकी जगह मैं ए पुट कर सकता हूं, ए इक्वल टू। तो अब आप बता दो कि ए ट्रांसपोज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए, तो आप कह सकते हो ये क्या है, ये एक स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स और साइमेट्रिक मैट्रिक्स को बनाना और उसमें फर्क करना और उसकी जो तरीके हैं जिस तरह हम मतलब उसकी डेफिनेशन कर सकते हैं, क्लियर हो गई होगी। फर्दर हम चलते हैं जो पॉइंट्स हमारे दरमियान में स्किप हुए थे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स और इक्वल मैट्रिक्स की तरफ। किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर हम कैसे डिफाइन करेंगे? अगर हम फॉर एग्जांपल इफ ए इज अ मैट्रिक्स, सपोज करो हमारे पास ए एक मैट्रिक्स है। अब इस मैट्रिक्स में if A is a matrix having m number of rows and n number of columns,
number of columns, then order of matrix A is, सपोज करो हमारे पास A एक मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स में m नंबर ऑफ रोज है और n नंबर ऑफ कॉलम्स है, तो उस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा उसको हम कैसे लिखेंगे, उसको हम कैसे डिफाइन, इज m by n that equal to m by n या m क्रॉस n, ये हो गया ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब इधर जो m है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ रोज, और n क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ कॉलम्स। यानी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें ऑर्डर, किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर हम बता सकते हैं, उसके टोटल नंबर ऑफ रोज को काउंट करेंगे और टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स को काउंट करेंगे, तो उसको हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब कोई जनरली हम किसी भी मैट्रिक्स को जनरल हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, m बाई n या m क्रॉस n। तो इधर जो m रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ रोज को और जो n है वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कॉलम्स को। ये जो है जनरल फॉर्म है या स्टैंडर्ड फॉर्म है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की। तो इधर अब m की जगह कोई भी नंबर हो सकता है, n की जगह कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे कि 2x2 मैट्रिक्स है या 3x3 मैट्रिक्स है या 4x3 मैट्रिक्स है या सो ऑन, कोई भी मैट्रिक्स हो सकता है। लेकिन m क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ रोज, और n क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स। और दूसरी बात, एक इंपॉर्टेंट बात आप लोग ये याद रखना कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का जब किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर निकालते हो तो नंबर ऑफ रोज को लाजमी है पहला होना लाजमी है, और बाई नंबर ऑफ कॉलम्स होना लाजमी। अगर मैं इसको क्या करूं, और अगर मैं इसको करूं m क्रॉस m यानी नंबर ऑफ कॉलम्स बाई नंबर ऑफ रोज कर दूं, तो ये मैट्रिक्स क्या होगा, गलत होगा। सही, हमने क्या करना है, ओनली m बाई n रोज को पहले काउंट करना है, फिर बाई नंबर ऑफ कॉलम्स को बाद में काउंट करना है। ऐसा नहीं करना कि नंबर ऑफ रोज को पहले लिख लो, नंबर ऑफ कॉलम्स को पहले लिख लो, नंबर ऑफ रोज को बाद में लिख लो, फिर इस तरह आपका ऑर्डर गलत होगा। तो उम्मीद है आप लोगों को ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्लियर हो गया होगा, जिसमें आपने क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स को आपने बताना है, कैलकुलेट करना है, उसको हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब हम आते हैं इक्वल मैट्रिक्स की तरफ। इक्वल मैट्रिक्स, इक्वल अगर मैं डेली लाइफ से कोई एग्जांपल दूं, इक्वल अगर एक बंदा है वो भी मेरे साइज का है और तकरीबन समझो कि शक्ल भी मेरी जैसी है, उसकी आवाज़ भी एक जैसी है, अच्छा मतलब हाइट में भी, वेट में भी, एज में भी तकरीबन है, तो मैं कह सकता हूँ वो बंदा मेरे क्या है, मेरे इक्वल है। और उसी तरह मैथ्स में अगर हम इक्वल मैट्रिक्स को डिफाइन करें तो वो कैसे करेंगे, अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी इक्वल, दो शर्तें हैं इसमें, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अगर वो दोनों पॉइंट्स फुलफिल हो रहे हैं तो उन दोनों मैट्रिक्स को हम क्या कह सकते हैं, वो दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल हो सकते हैं। जरा देख लो, टू मैट्रिसेस आर सेड टू बी इक्वल, टू मैट्रिसेस आर सेड टू बी इक्वल, दो मैट्रिसेस को हम उस टाइम इक्वल कह सकते हैं। पहला पॉइंट यह है कि अगर दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम हो, लेट्स सपोज अगर A और B दो मैट्रिसेस मैंने ले लिए और मैं कह रहा हूं वो इक्वल तब हो सकते हैं अगर उनका ऑर्डर सेम हो। लेट्स सपोज अगर मैट्रिक्स A जो है 2x2 ऑर्डर का है, क्योंकि मैंने प्रीवियस लेक्चर में 2x2 मैंने पढ़ाया, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पढ़ाया। अगर A मैट्रिक्स में 2 रोज और 2 कॉलम्स हैं तो B मैट्रिक्स में भी लाजमी क्या होना चाहिए, 2 रोज और 2 कॉलम्स होना लाजमी है। लेकिन पहला पॉइंट क्या हुआ, पहला पॉइंट, टू मैट्रिसेस आर सेड टू बी इक्वल इफ देयर ऑर्डर इज सेम
पहला पॉइंट क्या है कि उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। दूसरा पॉइंट ये है कि उनकी जो करस्पॉन्डिंग इंट्रीज है, अब करस्पॉन्डिंग इंट्रीज की तरफ भी मैं आऊंगा, उनको समझाऊंगा कि करस्पॉन्डिंग इंट्रीज कहते कि नहीं है। दूसरा पॉइंट ये है कि करस्पॉन्डिंग इंट्रीज उनकी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। उनकी करस्पॉन्डिंग इंट्रीज भी सेम होनी चाहिए। देयर करस्पॉन्डिंग इंट्रीज आर also same. तो then we said that both matrices are equal। अगर ये दोनों पॉइंट्स फुलफिल कर रहे हैं तो मैं अभी एग्जांपल देके आप लोगों को फर्दर डेफिनेशन क्लियर करवा देता हूं। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं, लेट ए एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4, बी एक मैट्रिक्स है 5 6 7 8। सही। पहला पॉइंट तो इससे क्लियर हो रहा है कि उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, इनका ऑर्डर सेम ही है। इसमें 2 रोस हैं और 2 कॉलम्स है। ए मैट्रिक्स में और बी मैट्रिक्स में भी 2 रोस हैं और 2 कॉलम्स हैं। लेकिन दूसरा पॉइंट फुलफिल नहीं हो रहा इन दोनों में। क्यों? कि उनकी जो करस्पॉन्डिंग इंट्रीज है, करस्पॉन्डिंग इंट्रीज किन्हें कहते हैं? अब जरा मुझे बताओ 1 की लोकेशन बता दो। अब 1 की मुझे लोकेशन, मुझे 1 मैट्रिक्स 1 जो है इसकी लोकेशन बताओ। इसकी जो लोकेशन है फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम में लोकेट करता है। तो इसके करस्पॉन्डेंस में, इसकी करस्पॉन्डिंग की अगर हम बात करें तो इसके मुताबिक जो नेक्स्ट जो मैट्रिक्स है जिसको हम ले रहे हैं उसको हम चाहते हैं कि ए मैट्रिक्स के इक्वल हो जाए। तो अगर 1 के हवाले से 1 की करस्पॉन्डिंग एंट्री इस मैट्रिक्स में हम देखते हैं, ये इस मैट्रिक्स में फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में कौन सा मैट्रिक्स लाई करता है, कौन सी एंट्री, कौन सा एलिमेंट लाई करता है? तो हमने देखा 5 लाई कर रहा है। सही। तो यानी 1 के करस्पॉन्डिंग एंट्री कौन सी है? 5 है। उसी तरह 2 की करस्पॉन्डिंग एंट्री 6 है। क्यों है? 2 जो है वो लोकेट करता है फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम में, तो जो 6 है वो भी लोकेट करता है फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम में। तो 2 की करस्पॉन्डिंग एंट्री 6 है। उसी तरह 3 की करस्पॉन्डिंग एंट्री 7 है। 4 की करस्पॉन्डिंग एंट्री 8 है। तो पहला पॉइंट तो क्लियर हुआ कि ये दोनों मैट्रिसेस सेम ऑर्डर के हैं। लेकिन दूसरा पॉइंट क्लियर नहीं हो रहा। क्यों? कि इनकी जो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज है वो सेम नहीं है। अगर इधर 1 है तो लाजमी है कि इधर भी क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। अगर इधर 2 है तो लाजमी है कि इधर भी क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। अगर इधर 3 है तो लाजमी है कि इधर भी 3 होना चाहिए। और अगर 4 है तो इधर भी क्या होना चाहिए? 4 होना चाहिए। फिर हम कह सकते हैं कि ए मैट्रिक्स जो है वो इक्वल टू है बी मैट्रिक्स के, कह सकता हूं। और फर्दर स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करने के लिए कुछ ऐसी एग्जांपल्स भी दे देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे एक मैट्रिक्स है 9 8 4 3 और बी एक मैट्रिक्स है 4 + 5 2 + 6 1 + 3 1 + 2। सही। और आपको कहते हैं कि क्या ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स इक्वल है? अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। ये देखो तो इधर तो शक्लें डिफरेंट दिख रही हैं, इधर तो 9 है, इधर 4 + 5 है। तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज क्यों होते हैं? कि उनको इधर शक्लें कुछ और दिख रही होती हैं और इधर शक्लें कुछ और दिख रही होती हैं। लेकिन सिंपल हमने क्या करना है, एक छोटी सी चीज़ करनी है। क्या करना है? प्लस करना है। इनको 4 को 5 से प्लस करना है, 2 को 6 से प्लस करना है, 1 को 3 से प्लस करना है, 1 को 2 से प्लस करना है। तो 4 को 5 से प्लस करने पर 9 मिलता है, 2 को 6 से प्लस करने पर 8 मिलता है, 1 को 3 से प्लस करने पर 4 मिलता है और उसी तरह 1 को 2 से प्लस करने पर 3 मिलता है। यानी प्लस करने के बाद अगर उनका ऑर्डर सेम आए तब भी हम कह सकते हैं, इस केस में क्या कह सकते हैं कि ए बी क्या है? बी मैट्रिक्स के इक्वल है। तो कंफ्यूज कराने के लिए बोर्ड के एग्जाम्स में अक्सर ऐसे सवालात आते रहते हैं, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं हो जाना। उम्मीद है आप लोगों को आज इक्वल मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स और स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स क्लियर हो गया होगा। तो मेरे चैनल को आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। उम्मीद है इसी तरह के मजे की वीडियोस में आप लोगों को बनाता चलूंगा। अल्लाह हाफिज।